क्या आप लोगों ने कनेक्टिव्स पढ़े? कंजंक्शन, ओके। कनेक्टिव्स को बहुत आसान माना जाता है। कनेक्टिव की जो क्लास है वो 2 से 3 दिन का कॉन्सेप्ट है। मैं भी आपको कनेक्टिव लूंगा और वो एक्चुअली जोड़ी बेस्ड काम करता है कि ये वर्ड आ गया तो उसके साथ में ये जोड़ी आनी चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कहलाता है जिसको अपन पेयर कहते हैं, कि जैसे नॉट ओनली बट आल्सो। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा कि नॉट ओनली बट आल्सो, इनकी जगह भी सही होनी चाहिए कि नॉट ओनली कहां लगा, बट आल्सो कहां लगा। हार्डली स्कार्सली के साथ वेन या बिफोर का प्रयोग किया जाता है। हार्डली स्कार्सली के साथ, हार्डली और स्कार्सली दोनों ही एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसका मतलब होता है कि ना के बराबर, मुश्किल से, नहीं के बराबर। तो हार्डली स्कार्सली के साथ वेन या बिफोर लगता है, ना कि देन। तो यहाँ पे हार्डली के साथ अपन देन ज्यादा लेते हैं, स्कार्सली के साथ बिफोर लेते हैं। तो बी ऑप्शन में ये जो देन लिखा हुआ ना, THEN, ये एरर है, अंडरलाइन कर लो। उसके साथ यहाँ पे वेन आएगा, WHEN, ठीक है। 8, he is anxious not only to acquire knowledge but also eager to display it, okay. देखो एरर कैसे देखते हैं। सेंटेंस शुरू हुआ ही से, एक सब्जेक्ट हुआ, प्रोनाउन हुआ, उसके साथ में वर्ब लगी इज, यहाँ तक ठीक है। एनेक्सियस एक एडजेक्टिव है। एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित। तो व्यक्ति किसी के प्रति जो चिंतित होता है, जिसको अपन वरीड भी कहते हैं। वरीड और एनेक्सियस दोनों सिनोनिम है, दोनों एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहे हैं। एनेक्सियस के साथ अब यहाँ पे कनेक्टिव्स का प्रयोग किया गया है, नॉट ओनली और बट आल्सो। देखो आपका जो लेवल एग्जाम में, उसमें अगर नॉट ओनली बट आल्सो आता है तो आप मान के चलिए नॉट ओनली आएगा तो बट आल्सो जरूर आएगा। छोटे लेवल पे जब एग्जाम आता है तो वहां पे नॉट ओनली देखकर बट आल्सो की जगह कुछ और लिखा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शायद यहाँ पे क्या आएगा, तो वो बट आल्सो को चुनते हैं। एयरफोर्स के एग्जाम में आप मान के चलो जहां भी नॉट ओनली है वहां बट आल्सो है, तो ऐसा लगता है कि सेंटेंस तो सही है, फिर हम नो एरर पे भागते हैं। लेकिन एक मिनट, नॉट ओनली और बट आल्सो की आपको जगह देखनी है कि क्या नॉट ओनली और बट आल्सो का प्रयोग सही तरीके से किया गया, क्या उनकी जो जगह है वो प्रॉपरली प्लेस्ड है कि नहीं है, तभी वो सही कनेक्टिव है। अगर सही है तो फिर अपन अगले एरर की तरफ बढ़ेंगे। ही इज एनेक्सियस, वह चिंतित है, नॉट ओनली टू एक्वायर, नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज को लेकर, बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। अब देखो नॉट ओनली के बाद में इंफिनिटिव दिया गया है, टू एक्वायर। नॉट ओनली के बाद में क्या है, टू एक्वायर। बट ऑल्सो के बाद में भी इंफिनिटिव आना चाहिए, बट ऑल्सो एगर टू, बट ऑल्सो एगर टू। तो क्या यहाँ पे इंफिनिटिव है? पहला कॉन्सेप्ट तो ये कहलाता है, ठीक है ना। नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ एक सिंपल एग्जांपल मैं और देता हूं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसे चीफ मिनिस्टर कुचामन में आए घूमने के लिए और उन्होंने कुचामन को विजिट किया है। कुचामन को विजिट करने के साथ साथ उनका प्लान हुआ कि चलो डीडवाना भी विजिट कर लेते हैं। तो सेंटेंस है हमारा कि चीफ मिनिस्टर ने ना केवल कुचामन विजिट किया बल्कि डीडवाना भी विजिट किया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? द चीफ मिनिस्टर विजिटेड, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर विजिटेड नॉट ओनली कुचामन बट ऑल्सो डीडवाना। तो नॉट ओनली के बाद में मैंने नाउन लिया, कुचामन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या चलेगा, नाउन चलेगा, प्रॉपर नाउन होना चाहिए जनरली। तो नाउन, वर्ब, इंफिनिटिव जो भी है नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ सेम फॉर्मेशन आता है। तो कौन सा था? 8वां। ही इज एनेक्सियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो टू एगर डिस्प्ले, टू एगर डिस्प्ले इट। मुझे यहाँ पे सी में एरर नजर आ रहा है, आंसर में है कुछ इसमें, ए में एरर बता रहे हैं। तो इसमें एरर दो जगह, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशनल एरर भी, एनेक्सियस के साथ फॉर और अबाउट का प्रयोग किया जाता है जनरली। एनेक्सियस जो वर्ड है, एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से। एनेक्सियस के साथ फॉर और अबाउट का प्रयोग किया जाता है। अगर इसमें ए में एरर है तो ही इज एनेक्सियस फॉर नॉट ओनली, क्योंकि एनेक्सियस फॉर और एनेक्सियस अबाउट। फॉर तब आता है जब हम किसी व्यक्ति के लिए चिंतित होते हैं और अबाउट तब आता है जब हम किसी काम के प्रति होते हैं। यहाँ पे व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, तो he is anxious about not only to acquire knowledge but also eager to display it. Let me review it again. अगर ए में एरर है तो फिर यहाँ पे अबाउट है, बट यहाँ पे सी में भी मुझे एरर नजर आ रहा है। एक बार चेक करूंगा इसको, जहां से भी पेपर बना है, मे भी यहाँ भी
इन्फिनेटिव का पार्ट हो सकता है। यस, अगला क्वेश्चन। आवाज नहीं। अरमान स्पेंड्स, अरमान बिताता है हिज टाइम, अपना समय, प्लेइंग चेस, अपना समय चेस को खेलने में। ये डिटरमाइनर का पार्ट है। मेनी ऑफ हिज टाइम, टाइम इज एन अनकाउंटेबल थिंग, उसके साथ मेनी ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए फ्यू ऑफ। देखो फ्यू ऑफ भी नहीं आएगा, फ्यू का भी प्रयोग होता है, वो काउंटेबल के साथ होता। बातें बंद। अरमान अपना अधिकतम समय बिताता है चेस को खेलने में, यानी अधिकतम टाइम वो स्पेंड करता है चेस को खेलने में। ए लार्ज नंबर ऑफ भी प्लूरल के साथ चलता है, टाइम की बात हो रही, अनकाउंटेबल कॉन्सेप्ट रहेगा। बी पार्ट इसमें सही है डियर। ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ का मतलब होता है अधिकतम जो दिन का समय है उसमें स्पेंड होता है। बताओ इसमें कोई इश्यू? 8 वाले को मैं एक बार देखता हूँ, शायद इसमें प्रीपोजिशन के साथ साथ मुझे इन्फिनेटिव का भी लग रहा है। अगला बोलो बेटा। 17 टर्न टू द लेफ्ट, आसान है ये तो, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाओ, एक डायरेक्शन मिल रही है, दाएं मुड़ जाओ बाएं मुड़ जाओ। टर्न टू द राइट और टर्न टू द लेफ्ट, ये डेफिनेट आर्टिकल है जो अपन द यूज करते हैं। बहुत शानदार आर्टिकल, देखो जो लगभग हर जगह लग सकता है, जैसे कि आवाज नहीं। द का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से अप्लाई होता है, जैसे कि वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोना, एयर द क्लोथ्स, आयरन द क्लोथ्स, स्वीप द रूम, क्लीन द रूम, एनीवेयर। द का प्रयोग डेफिनेटली सीधे में होता है, जो एक डेफिनेट आर्टिकल पे होता है। यहाँ पे डेफिनेट क्यों लगा? क्योंकि अपन कह रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ मुड़ो, तो लेफ्ट हमारे लिए डेफिनेट हो गया। टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट। अगला बोलो। देयर इज फियर दैट ही हैज बीन मर्डर्ड। वहां पे डर है, आर्टिकल का अच्छा क्वेश्चन। देयर इज फियर दैट ही हैज बीन मर्डर्ड, क्या मर्डर्ड हुआ? देयर इज ए फियर, देयर इज एन फियर, देयर इज नन ऑफ दीज। ओके, देखो ए फियर आना चाहिए, यहाँ पे द फियर आएगा, वहां पे एक डर है। अब देखो डर जो है वो एक नहीं होता, पहली बात तो, लेकिन यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक कोई घटना की बात हो रही कि वहां पे कोई डर है, दैट ही हैज बीन मर्डर, उस डर के लिए वो वहां पे मरा है या उसकी वहां पे हत्या हुई है। तो देयर इज ए फियर, वहां पे कुछ ऐसा है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं, द फियर दैट ही हैज बीन मर्डर, यहाँ ऐसा डेफिनेशन कुछ है ही नहीं, डेफिनेशन कुछ है ही नहीं कि द फियर एक निश्चित तौर पे फियर। देखो मर्डर्ड आ रहा है, एक मिनट, ही हैज बीन मर्डर्ड, उसकी हत्या हुई, तो देयर इज द फियर, नो। आंसर आपका द कह रहा है, ये तो ये लूंगा, नो, ए आएगा। देखो आर्टिकल का जो टॉपिक है ना, एक्चुअली वो पूरा का पूरा सेंस बेस्ड। एक मिनट बच्चों, मैं आपको एक शीट भेजता हूँ, एक नहीं कई शीटें भेजता हूँ। आर्टिकल के आप कितने भी रूल पढ़ लो, लेकिन जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सेंटेंस हमारे सामने आता है, तभी उसका पूरी तरीके से आइडिया होता है। आर्टिकल पूरा का पूरा टॉपिक होता है सेंस बेस्ड। वहां पे डर है, he has been murdered, ठीक है ना, उसकी हत्या हो चुकी, has been murdered, उसकी हत्या हो चुकी, तो वहां पे एक डर है, एक डर का साया है। इस तरीके से सेंस काम करता, तो हम यहाँ पे की आर्टिकल और बोलो, ठीक है, बाकी सब में ठीक है। आरटीओ में एनेक्सिस अबाउट करोगे, अगर ये ऑप्शन में यहाँ पे करेक्शन है तो एनेक्सिस के साथ लिख लो आगे ऊपर अबाउट, एनेक्सिस फॉर और एनेक्सिस अबाउट। या शैल वी स्टार्ट द क्लास? क्या अपना मार्कर? अच्छा ये मैग्नेट है ना, व्हाइट इज परफेक्ट। टॉपिक वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रीपोजिशन। चलो सबसे पहले मैं एनेक्सिस ही ले लेता हूं, जो अभी इस पेपर में भी था कि एनेक्सिस फॉर और एनेक्सिस अबाउट क्या है। Yeah, can you please quiet?
एनेक्सियस और वरीड दोनों ही एडजेक्टिव है और दोनों की हिंदी होता है चिंतित। वरी यानी चिंता करना और वरी की थर्ड फॉर्म होगी वरीड, और एनेक्सियस बोथ द मीनिंग इज चिंतित। एनेक्सियस फॉर, एनेक्सियस अबाउट। और कब होगा? जब कोई किसी व्यक्ति के प्रति चिंतित, पर्सन के लिए। अबाउट कब होगा? पर्सन के अलावा, या किसी भी थिंग्स के लिए, किसी भी बात की अगर हम बात करें यहाँ पे, कोई भी थिंग जैसे इस क्वेश्चन में था, तो एनेक्सियस अबाउट और एनेक्सियस फॉर एग्जाम्पल। माय फादर इज एनेक्सियस, मेरे पिताजी चिंतित है मेरे पर। देखो यहाँ पे पर्सन का इंडिकेशन मी के साथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट है मी। मी का प्रयोग इंसानों के लिए हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है। तो दोनों कॉन्सेप्ट का देखो मैच होना चाहिए यहाँ पे, ये भी और ये भी। एडजेक्टिव भी आना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर्सन भी आना चाहिए। तो एनेक्सियस इन पर्सन, देन वी विल यूज द प्रीपोजिशन। तो ही इज वरीड, वह चिंतित है। वरीड और माई रिजल्ट, माई रिजल्ट कोई बात है, ये कोई पर्सन नहीं है, मेरे रिजल्ट के प्रति। दोनों का कॉम्बिनेशन वी विल यूज द प्रीपोजिशन अबाउट। प्लीज राइट डाउन। The Hindi of Annexis and Varied is चिंतित। के अलावा, पर्सन के अलावा या कोई भी थिंग, THING। If you are not comfortable with any spelling, you can ask me. So with a smart classroom, you are going to be smarter and smarter day by day. Yeah. Smart classroom for the smart student. Yes. Any question related to annexes and varied? Have you done? Can I rub it? जो अभी भी लिख रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। इनका लिखना जारी है। मेक इट फास्टर, थोड़ा जल्दी करें। Yeah.
चलो बोर्ड की तरफ देखो, राइट यानी लिखना, और मेरे हाथ में ये मार्कर है, लिख रहा हूं। अगर हम ट्रांसलेशन करके किसी भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट को सोल्व करते हैं तो काफी हद तक इस पे इनकरेक्ट पार्ट जाता है। कॉम्पिटिटिव जो ग्रामर है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो है, वो ट्रांसलेशन बेस्ड नहीं ध्यान रखना। ट्रांसलेशन सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग पार्ट होता है, यानी जो लैंग्वेज हम जानते हैं, हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, उस भाषा में दूसरे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करें सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसका मीनिंग नहीं है। अगर आपने ये बात समझ ली तो आप ट्रांसलेट करके कभी भी नहीं करेंगे। ट्रांसलेशन हेल्पफुल रहता है पैराग्राफ में, जब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, आप उसको पढ़ रहे हो, अपनी भाषा में समझ रहे हो क्या है, और आंसर्स निकालते हो। अगला जो मेरा रूल है वो कुछ उसी के ऊपर बेस्ड है कि मैं कहूं कि मैं मार्कर से लिखता हूं, मैं हमेशा मार्कर से लिखता हूं, तो से लिखता हूं। से की इंग्लिश जब हम तलाशेंगे तो हमें या तो बाय या फ्रॉम नजर आएगा। इसे के लिए हम बाय लगाते हैं, से के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं, तो ऑप्शन में फिर हम बाय और फ्रॉम की तरफ सबसे ज्यादा दौड़। रूल क्या कहता है कि जब राइट हमारे सेंटेंस में देखने को मिले और यहाँ पे कोई भी टूल दिया हुआ होता है जिसको हम लिखते हैं, टूल में मार्कर हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल, चौक, ऐसा कोई भी हार्ड टूल जिससे लिखा जाता है, तो लगने वाली प्रेपोजिशन होगी दोस्तों। अब देखो ट्रांसलेशन बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। क्या हम ये कहते हैं कि मैं मार्कर में लिखता हूं? जी बिल्कुल भी नहीं। हम यही कहते हैं मैं मार्कर से लिखता हूं, मैं पेन से लिखता हूं, मैं पेंसिल से लिखता हूं, मैं चौक से लिखता हूं। से आने के बावजूद भी यहाँ प्रेपोजिशन क्या लगेगी? लगेगी। नेक्स्ट टूल, अगर इन टूल से पहले आर्टिकल दे दिया जाए और उसके बाद में ये टूल निकल के आए जो मैंने ऊपर लिखे हैं, चाहे वो मार्कर है, चाहे वो पेन है या पेंसिल है या ऐसा और कोई भी टूल है, तो आर्टिकल आ जाने की वजह, ए अंदर आ जाने की वजह से रूल यहाँ पे बदलता हुआ नजर आएगा और हम अप्लाई करेंगे रूल नंबर 3 कॉन्सेप्ट में कि लिखना है और हमें किसी भी लिक्विड से लिखना, लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि इंक से लिख रहे हैं या फिर ब्लड से लिख रहे हैं। कुछ दीवाने होते हैं जो खून से भी लिख देते हैं खून में डुबो डुबो, जैसे कुछ पुराने जमाने में भी लिखे जाते थे, आज भी लिख देते हैं कुछ लोग। या तो वो एक दीवाना तो कोई भी हो सकता है, तो नहीं वो लव में दीवाना हो, लव किसी के प्रति हो सकता है, पर्सन के प्रति हो सकता है, नेशन के प्रति हो सकता है। कई बार आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को खून से पत्र लिखा गया, या एक प्रेमी ने प्रेमिका को खून पत्र लिखा, तो वो दीवान की क्रेजीनेस किसी। तो ब्लड को लेकर वो खून में डुबो डुबो के लिखेगा। पुराने जमाने में जब पेन नहीं चलते थे, फाउंटेन पेन से पहले की बात है, उसी तरीके से लिखा जाता था, कहीं में डुबो डुबो के लिखना। आपने मीन्स मैं इतना भी पुराना नहीं पुराना जमाना मीन्स शायद आज से 500 साल पहले, 5 शताब्दी पहले कह सकता हूँ, या 300 सालों पहले। राइट और लिक्विड, अब वो लिक्विड का कोई भी फॉर्म आए दोस्तों, इंक या ब्लड, तो यहां लगने वाली प्रेपोजिशन। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जैसे यहाँ पे मार्कर टूल था, इन आ गया, आर्टिकल आते विद आ गया, तो क्या लिक्विड से पहले आर्टिकल आ जाएगा तो यहाँ भी विद रहेगा कि नहीं? सबसे पहले तो लिक्विड के साथ आर्टिकल लगेगा ही नहीं, क्योंकि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है जनरली, तब तक नहीं होता जब तक कि वो स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है ना? स्पेसिफिक कैटेगरी का लिक्विड यहाँ पे हमें नजर नहीं आएगा डिफरेंट वे, तो यहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वी हैव ओनली 3 रूल्स। एग्जांपल फर्स्ट,
चलो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो लगभग यही मिलने वाले जो पूरी तरीके से हर ऑप्शन अपने आप को करेक्ट हो। जब स्टूडेंट्स तुक्का लगाते हैं कि हाँ देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है, आई ऑलवेज राइट में हमेशा लिखता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ मैं हमेशा लिखता हूँ मार्कर से। तो हमें कॉम्बिनेशन इन दोनों चीजों का लेना है कि राइट, राइटिंग, रोट, रिटन, किसी भी फॉर्म में हमारा सेंटेंस हो सकता है, किसी भी टेंस में। तो यहाँ पे विद, बाई और फ्रॉम का सबसे ज्यादा चुनाव होता है। सबसे पहले स्टूडेंट बाई को चुन, आई ऑलवेज राइट बाई मार्कर, कोई फ्रॉम की तरफ बढ़ता है, फिर कोई सोचता है कि शायद विद हो सकता है कि मार्कर को और मेरा साथ चाहिए तो जिससे लिखा जाएगा। ठीक, इन तो सवाल ही नहीं, ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहा है, बट करेक्ट ऑप्शन इज इन, रूल आपके सामने लिखा है। फिर रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, कौन से मटेरियल नाउन है, लिक्विड है, यहाँ भी आएगा। सचिन रोट मैनी स्टोरीज द पेन, सचिन ने काफी कहानियां लिखी पेन से। तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों, आर्टिकल, और जब आर्टिकल इंडिकेट होगा तो प्रेपोजिशन बदलकर, कम ऑन स्टार्ट राइटिंग। पेंसिल के बाद चौक, CHAWK। हाँ CHAWK, आप क्या लिखते हो, CHUK? हाँ, चाल्क भी हो सकता है, CHLK भी हो सकता है, अभी मैं बताता हूँ स्पेलिंग डिफरेंसेस के बारे में थोड़ा सा और। राइट राइट, CHLK यू कैन यूज, ऑफ कोर्स यू कैन यूज। आइए सर, वेलकम, ले जाओ क्लास के बाद।
वोकैबुलरी लर्न कर रहे हो आप लोग? ठीक है, मैं भेजता हूँ आज ही। तो पहले से भी कुछ कंटेंट होगा आपके पास वोकैबुलरी, वो तो सारा तैयार है? नहीं, ओके ओके फाइन, आई विल सेंड टू। या बड़े आगे देखो, स्पेलिंग की बात हो रही थी यहाँ पे। देखो बहुत सारी स्पेलिंग्स है। एवरीबॉडी प्लीज लुक एट द बोर्ड। हेलो, स्पेलिंग्स पे विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड वोकैबुलरी का आता है। ग्रामर बेस्ड वोकैबुलरी की शीट्स में प्रोवाइड करूंगा आपको, बोर्ड पे भी अपन डिस्कशन करेंगे। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सेंटेंस के अनुसार हमें वहां पे एक सही वर्ड का प्रयोग वहां पे करना होता है। सेंटर सेंटर, कलर कलर, प्रकार के बहुत सारे और वर्ड्स हैं जो हमारी इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर है वो पूरी की पूरी ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है, लेकिन उस ब्रिटिश में भी काफी अमेरिकन वर्ड्स एक्सेप्टेबल है। हो सके काफी बच्चों के लिए नयापन होगा कि ये ब्रिटिश और अमेरिकन और क्या आ गया, हमें तो अंग्रेजी सीखनी है। ये पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों ब्रिटिश ही है, लेकिन काफी अमेरिकन स्पेलिंग्स हमारी ग्रामर में एक्सेप्टेबल है। आप कलर की स्पेलिंग चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक्सेप्टेबल है। आप चौक चाहे वो लिखो, पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है। लेकिन सेंटर में फर्क है, इन दोनों शब्दों में फर्क है। अगर हम कहीं पे केंद्र की बात करें, कॉमन का ये केंद्र है, सेंटर है तो ये वाला है, और एग्जाम सेंटर है, कॉल सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, या वॉइस सेंटर है तो फिर ये वाला सेंटर है। ये किसी उस जगह को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ब्रिटिश और अमेरिकन के एक्सेप्टेबल, जैसे बाईपास और हाईवे। मयूर डिफेंस एकेडमी बाईपास पे है, मयूर डिफेंस एकेडमी हाईवे पे है, तो बाईपास ब्रिटिश है, हाईवे अमेरिकन है, दोनों एक्सेप्टेबल है, आराम से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। टैक्सी जा रही है, केब जा रही है, टैक्सी ब्रिटिश वर्ड है, केब अमेरिकन वर्ड है, दोनों एक्सेप्टेबल है। आप टैक्सी लगा दो, केब लगा दो। टॉयलेट जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट ब्रिटिश है, वॉशरूम अमेरिकन है, दोनों एक्सेप्टेबल। आप टॉयलेट की जगह वॉशरूम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काफी ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन काफी ऐसे अमेरिकन वर्ड्स हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको ना तो अपन क्लास में पढ़ेंगे ना उनका डिस्कशन। यस, एनी मोर क्वेश्चन? क्या करना अभी? फर्स्ट वन न्यू ले लेते, एक मिनट। हाँ, विश्व फर्स्ट सेकंड थर्ड को नीचे से सेकंड लास्ट हो गया ना? हो जाएगा ना। चलो ठीक है, क्यों, वो तो सेव्ड ही है सारा पीछे वाला तो। ओके, नो प्रॉब्लम, वो आप मैनेज कर लेना, टेक्निकल चीजें जो भी है दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या यू हैव रिटन इन योर नोटबुक, सो नो प्रॉब्लम, यू हैव सेव्ड। हिट करना, देखो किसी को भी हिट या पंच, मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस ले रहा हूं। कॉमन प्रेपोजिशन सबसे लास्ट में, कि इन, ऑन, अंडर, बिलो, ये सब कुछ थोड़ा सा बाद में। हिट होना, कोई व्यक्ति किसी को हिट करे, मान लो उसके शरीर पे कहीं भी हिट करता है, पंच करे या हिट करे, तो पंच और हिट से रिलेटेड डिपेंड करता है कि कौन से बॉडी पार्ट पे पंच या हिट हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग वहां पे प्रपोजिशन लगने वाली। हिट के साथ देखो इन का प्रयोग किया जाता है, हिट के साथ ऑन का प्रयोग भी किया जाता है। इनका प्रयोग कब होगा? जब हमारा बॉडी पार्ट निश्चित नहीं हो, अनस्पेसिफिक बॉडी पार्ट। और ऑन का प्रयोग जब होता है जब निश्चित बॉडी पार्ट, निश्चित बॉडी पार्ट, अनस्पेसिफिक लिख सकते हो आप इसको, अच्छा है तो, और निश्चित बॉडी पार्ट या
स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि बॉडी पार्ट को बॉडी पार्ट है, निश्चित और अनिश्चित क्या हुआ। देखो जब सेंटेंस में ये डिफाइन नहीं हो कि एक्चुअली लगी कहाँ पे, हिट हुआ कहाँ पे है, पंच हुआ कहाँ पे है, तब तक हम उसको अनस्पेसिफिक मानेंगे। निश्चित बॉडी पार्ट जिसको अपन सर्टेन भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। जैसे कि किसी ने किसी के नोज के ऊपर हिट किया है, किसी ने किसी के आंख के ऊपर हिट किया है, कान के ऊपर हिट किया है, हेड के ऊपर हिट किया है, ठीक है, हेड यानी सर, यहाँ पे हिट होना तो ये निश्चित बॉडी पार्ट हो गया। लेकिन जब अनसर्टेनिटी होती, अनिश्चितता होती है कि चेहरे के ऊपर हिट किया किसी ने किसी को पंच किया चेहरे के ऊपर, तो चेहरा क्या ये बताओ, ये पूरा फेस है, पूरा चेहरा है, तो चेहरे पे कहाँ ये नहीं पता चल रहा है, तो प्रेपोजिशन हो जाएगी यहाँ पे। अनिश्चित बॉडी पार्ट में हम फेस को ले सकते हैं, हम लेग को ले सकते हैं, हम हैंड को ले सकते हैं। तो व्यक्ति किसी को पंच करता है, हिट करता है, और उसने उसके हाथ के ऊपर हिट की। हाथ क्या है, शोल्डर से शुरू होकर यहाँ तक हाथ है, हाथ पे कहाँ नहीं पता चल रहा तो। और अगर ये आ जाए फिंगर पे तो ऑन आएगा, रिस्ट पे तो ऑन आएगा, एल्बो पे तो ऑन आएगा, बाइसेप पे ऑन आएगा, ट्राइसेप पे ऑन आएगा, पूरी तरीके से ऑन। शोल्डर है तो ऑन आएगा। लेकिन पैर की बात करें फिर से लेग पे, यहाँ कमर बेस से शुरू होकर टो यानी पैर की उंगली तक क्या है, लेग है। लेग आए तो सिर्फ इंद आएगा, इन द लेग। लेकिन अगर निश्चित बॉडी पार्ट आ जाए, यहाँ पे कमर पे, थाई पे, काफ पे, पैर की पिंडली है काफ, टो यानी पैर की अंगुली अंगूठा, तो अगर निश्चित बॉडी पार्ट हो तो प्रीपोजिशन ऑन, अनिश्चित है तो स्पेसिफिक में मैं टो भी ले सकता हूँ। जिन भी बच्चों के लिए नया वर्ड है टो, हिंदी लिख लेना। पैर की अंगुली या अंगूठा सबको टो कहते हैं। यहाँ पे फिंगर और थंब है, पैर की अंगुली अंगूठा हमारा टो कहलाता है। काफ काफ का मीनिंग पिंडली होता है और गाय का बछड़ा भी होता है। पिंडी पिंडली जो भी समझे आप। काफ गाय का बछड़ा भी काफी कहलाता है और पिंडली भी काफी कहलाता है। एल्बो कोहनी का ये जो एल्बो है यहाँ पे जहाँ पे बेंड होता है, एल्बो। चलो एग्जांपल देखिए जरा। He always hits, वह हमेशा हिट करता है चेहरे के ऊपर। चेहरा दोस्तों फेस है, पता नहीं कहाँ पे है, फेस पे निश्चितता नजर नहीं आ रही है, क्या आंखों पे है, कान पे है, नाक के ऊपर है, लिप्स पे, कहाँ पे हिट या पंच हो रहा है नहीं पता चल रहा है, खाली फेस लिखा हुआ है। सबसे इंपोर्टेंट रूल डियर, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है सेम सेंटेंस, तो लगने वाली प्रीपोजिशन यहाँ पे ऑन होगी, एट या ऑन का प्रयोग ना करें, ये कॉमन है। शी ट्राई टू हिट, उसने कोशिश की हिट करने की नाक के ऊपर। नोज है निश्चित बॉडी पार्ट है, हेड है सर निश्चित बॉडी पार्ट है, दोनों के लिए हम करेंगे। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बात और, ये जो सारे के सारे बॉडी पार्ट है इनके साथ हम आर्टिकल देखा था,
तो बॉडी पार्ट्स के साथ आर्टिकल दे का प्रयोग होता है, निश्चित तौर पे जब भी हम बॉडी पार्ट को इंडिकेट करते हैं तो उसके साथ दे का प्रयोग होगा। लेकिन कोई भी रूल होता है ना, वो एक्चुअली डिपेंड करता सेंटेंस। आप किसी भी रूल को देख लीजिए, मैंने कहा हर बॉडी पार्ट के साथ द लगेगा, आप कहोगे सर माई नोज कहाँ लगाऊं द, है ना, तो फिर अगला रूल बन जाता है कि पजेसिव और नाउन के बीच में आर्टिकल नहीं लगता। अब माई यहाँ पे क्या आ गया, पोजेशन आ गया, या कोई भी डिटरमाइनर आ गया, तो फिर आर्टिकल नहीं लगेगा। तो एक जगह एक ही वर्ड लगता है, चाहे आर्टिकल लग जाए, पजेसिव लग जाए, एडजेक्टिव लग जाए, वो डिपेंड करता सारा का सारा सेंटेंस पे। जनरल स्टेटमेंट पे, सामान्य सेंटेंस में बॉडी पार्ट्स के साथ आर्टिकल जो लगता है। प्लीज राइट डाउन ऑन द चेस्ट। हाँ, ये एक निश्चित, जैसे हेड भी तो निश्चित हो गया ना, चेस्ट भी। Yes, have you done? यस। जैसे कुछ और एग्जांपल्स आप भी बनाए, और साथ ही साथ में आज आर्टिकल की शीट और आपको प्रेपोजिशन की शीट भेजता हूं। अब अपन टॉपिक के साथ ही साथ आप उनको सोल्व करते चलें। तो शीट में फिक्स्ड प्रेपोजिशन है जिनको आपको याद करना पड़ेगा। लर्निंग प्रोसेस है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन एक दिन में याद नहीं होती है, लगभग महीना भर आपको लगेगा। धीरे धीरे एक रूल बनाए, रोज की मुझे 10, 12, 15 फिक्स्ड प्रेपोजिशन याद करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा एग्जाम में हुआ है कि हम कितने भी रूल इस बोर्ड पे पढ़ लें, एग्जाम में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आ गई, ठीक है ना। तो साथ साथ वो भी लर्न करना जरूरी है। एनडीए के लिए स्पेशली जो भी बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन निश्चित तौर पे एग्जाम में आता है, वो भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन। एनडीए स्टूडेंट्स कितने आपस, एक ही है, जो भी है यू कैन अटेम्प्ट। ओके ओके फाइन।
चलिए पढ़ता हूं नेक्स्ट रूल की तरफ। डील यानी सौदा, डील इन और डील विद। कंपनी, एट लास्ट आई हैव रिटन कंपनी। देखो डील का मतलब होता है सौदा, और डील का मतलब होता है सौदा करना। यानी डील जो वर्ड है वो एक नाउन भी है और वर्ब भी है। अगर सेंटेंस में हम डील को वर्ब के तरीके से ले रहे हैं तो सौदा करना, डील का डीलिंग हो सकता है, डील्ड हो सकता है, क्योंकि वर्ब तो बदली जा सकती है, उसमें आईएनजी लग सकता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। लेकिन डील शब्द का प्रयोग नाउन के तरीके से हो सकता है। नाउन है तो उसकी हिंदी है सौदा, और नाउन है तो आर्टिकल है। ये नाउन और वर्ब के बीच का फर्क होता है। जैसे आई हैड ए डील, मैंने एक डील की, आई हैड ए डील। तो बताओ यहाँ पे डील क्या हुआ, वर्ब या नाउन? आई हैड ए डील, ए डील एक डील, नाउन, ए डील नाउन, आई एम डीलिंग वर्ब। ठीक है, तो डील कैन बी यूज नाउन एज वेल एज वर्ब। डील के साथ इन अगर हम किसी प्रोडक्ट में, आर्टिकल में, प्रोडक्ट और आर्टिकल का मीनिंग होता है कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट में अगर हम डील करते हैं तो डील इन। लास्ट ईयर के पेपर में भी था ये क्वेश्चन, एंड कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी था डील इन का क्वेश्चन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डील इन। और डील विद किसी व्यक्ति के साथ डील करना, किसी कंपनी के साथ डील करना, किसी फर्म के साथ डील करना। फिर एग्जाम्पल, माय ब्रदर डील्स, मेरा जो भाई है वो डील करता है, चावल की डील करता है, राइस है, व्हीट है, कोई भी प्रोडक्ट है। माय ब्रदर डील्स, तो यहाँ पे ये वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पे वर्ब को फॉलो कर रहे हैं। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट। माय ब्रदर डील्स इन राइस, राइस में वो डील करता है। आई एम गोइंग टू डील, मैं डील करने जा रहा हूँ महेश के साथ, मैं डील करने जा रहा हूँ मयूर डिफेंस एकेडमी के साथ, मैं डील करने जा रहा हूँ टाटा के साथ, मैं डील करने जा रहा हूँ रिलायंस के साथ। उसने डील की, कोई भी सेंटेंस हो, डील अगर यहाँ पे पर्सन के साथ हो देन ऑलवेज अप्लाई द प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये वर्ब है और यहाँ पे भी क्या है, ये नाउन या वर्ब। सेकंड सेंटेंस में डील किया, नाउन या वर्ब? अगेन वर्ब, इंफिनिटिव पार्ट है, टू डील निकल कर आया। प्लीज राइट डाउन, लिखना शुरू।
या डिपेंड करता सेंटेंस पे, ये भी तो वह भी है। देखो क्या एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब हो सकती है? हो सकती है। एक वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं हो सकती है, मेन वर्ब फर्स्ट, मेन वर्ब सेकंड। यहाँ पे गोइंग क्या है? मेन वर्ब। डील क्या है? मेन वर्ब। ओके दो मेन वर्ब को हमेशा कनेक्टिव से जोड़ा जाता है, वो एक साथ नहीं आ सकती, तो बीच में लगा टू, यहाँ पे क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। इसको am भी फर्स्ट कहूंगा मैं और इसको am भी सेकंड कहूंगा। यहाँ पे हेल्प